अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री एंड लैक ऑफ सिमेट्री। और लैक ऑफ सिमेट्री को हम लोग कहते हैं सिक्यूनेस। सिमेट्री या फिर लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री के लिए जो सिंगल वर्ड यूज किया जाता है वो है सिक्यूनेस। अब सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है यकसानियत, एक जैसा होना। सिमेट्री का मतलब है एक जैसा होना, यकसानियत, सेम सेम चीज़ें। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। अब हमने ये देखना होता है इस टॉपिक में कि कौन सा डाटा ऐसा है जो सिमेट्रिकल है, जो एक जैसा है, और कौन सा डाटा ऐसा है जो सिक्यूनेस का शिकार है, जो सिक्यूर्ड डाटा है। तो उसका पता हमें कैसे चलता है? तो उसका पता सबसे पहले उसकी डायग्राम से हमारे पास, और ये डायग्राम्स आपके सामने बनी हुई हैं। हम लोग ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और इसके ऊपर ये जो कर्व सी नजर आ रही है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। कहीं पढ़ी थी हमने ये फ्रीक्वेंसी कर्व, ऐसे ही था क्या? यस आपको सर, याद है हमने फ्रीक्वेंसी ये कहाँ पॉलीगॉन। पे पढ़ी थी? शाबाश, सही कह रहे हो नोमान। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। Midpoint of its histogram joined by a tree line. हाँ बिल्कुल, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टॉपिक में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थी कि अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन अगर फ्री लाइन से ज्वाइन करें तो फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये देखिए, ये फ्री लाइन नहीं लग रही आपको, तो यस हम सर। लोग इसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल, टेल मतलब वो जो दुम होती है, फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल वो इस चीज की बात कर रहा है। ये जो टेल है वो बोथ हैंड्स, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल इक्वल हो, तो क्या आपको इक्वल इक्वल लग रही है? मतलब यस कुछ नहीं सर। पता चल रहा स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, मतलब कुछ नहीं पता चल रहा फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। ऐसे ही है ना? तो अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल बोथ हैंड्स इक्वल इक्वल हो, तो फिर ऐसे डाटा को हम सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई आप ओके सर। लोगों को? ओके सर। तो बेटा, हर वो कर्व, हर वो फ्रीक्वेंसी कर्व जिसकी टेल बोथ हैंड्स इक्वल हों, हम उसे सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। और अगर हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकती हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कर्व के ये जो मिडल, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी कर्व का मिडल है। अगर इसके मिडल पर हम मिरर रख दें, तो मिरर के अंदर जो शेप बनती है बेसिकली दूसरी साइड पर वही शेप होती है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व अगर अपनी मिडल पोजीशन से मिरर इमेज दे, तो हम उसे सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ओके बेटा, अगर हम लोग ओके सर। यहाँ पर मिरर रख देना फ्रीक्वेंसी करके, और जो साइड आपको यहाँ पे नजर आ रही है आपकी राइट हैंड साइड पे, अब यहाँ पे मिरर होना, तो मिरर की साइड बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जैसे इस साइड पर है। मिरर के अंदर आपको बिल्कुल ऐसी शेप नजर आएगी। तो इसीलिए तो इनकी टेल एक दूसरे के इक्वल होती है। हाँ, ओके सर। तो यस सर। इसे मिरर इमेज भी कहते हैं। तो अगर मिरर, कोई भी फ्रीक्वेंसी कर्व अगर मिरर इमेज दे, तो फिर हम उसे सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं, हम उसे सिमेट्रिकल कर्व कहते हैं। डन डन। यस सर। तो लैक ऑफ सिमेट्री, जिसे हम लोग सिक्यूनेस कहते हैं, बेटा सिक्यूनेस दो तरह से होती है। एक होती है पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, के डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और दूसरा नेगेटिवली सिक्योर्ड। तो किस तरह पता चलता है कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल राइट हैंड साइड पर ज्यादा हो, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड पर इतनी नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड पर ज्यादा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल राइट हैंड साइड पर ज्यादा हो तो डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा हो तो फिर डाटा नेगेटिवली नेगेटिवली स्क्यू। सिक्योर्ड होता है।
तो बेटा डायग्राम को देखकर अगर एमसीक्यूज में आपसे ये कहते विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कर्व शोज नेगेटिवली सिक्योर डाटा, तो आप उसे इजीली बता देंगे ना। Yes, sir. या Left कोई side. या कोई भी डायग्राम देकर आपसे पूछ ले कि ये सिमेट्रिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड को या नेगेटिवली सिक्योर्ड को, तो आप वो भी बता देंगे उसे Yes, sir. ऐसे। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है डाटा को आइडेंटिफाई करने का। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन हो तो हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट चलें। Yes, sir. अच्छा, अब देखें बेटा एक्स एक्सिस। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं। मतलब Yes, sir. मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7 वैल्यूज इंक्रीज करती जाती है ना। Yes, sir. तो क्या मैं ये कह दूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर स्मॉलर वैल्यूज होती हैं और राइट हैंड साइड पर ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, Yes, sir. और सेंटर में मिडल की वैल्यूज आ जाती हैं। जी sir. अच्छा, और फ्रीक्वेंसी कर्व की हाइट बेटा ये बनती रहती है हिस्टोग्राम से। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल की हाइट भी तो ज्यादा होगी। यस ऐसा ही है ना। Yes, sir. अच्छा, अब बेटा यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है ये वाला पोर्शन, और ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रही है मुझे, क्या ऐसा नहीं है? Yes, sir. और यहाँ पर ये मुझे लग रहा है जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज कम है, यहाँ पर भी लग रहा है जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो एक्स एक्सिस के करीब करीब है, और मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कम होंगी इस वजह से करीब करीब है। तो सिमेट्रिकल तो बेटा सिमेट्रिकल डाटा के अंदर स्मॉलर वैल्यूज और ग्रेटर वैल्यूज तादाद में कम होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, लेकिन सिमेट्रिकल डाटा के अंदर जो मिडल की वैल्यूज होती हैं ना वो तादाद में सबसे ज्यादा होती हैं। क्या ऐसा नहीं है? डायग्राम को देखकर कहें तो। Yes, sir. तो क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है? Yes, sir. सिमेट्रिकल डाटा के अंदर मिडल वैल्यूज आर मोर इन नंबर्स, तादाद में ज्यादा होती हैं मिडल की वैल्यूज। कैसे बेटा? आपकी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की एज, अब स्टूडेंट्स की एज तो बेटा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल सारे स्टूडेंट होते हैं, और आपसे बड़ी एज वाले भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन आपके इस डाटा में सिमेट्री है क्या कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की एज 17 और 18 ईयर्स के दरमियान है। तो ये जो मिडल की वैल्यू नहीं हो गई 17 और 18, Yes, sir. यस तो सर ये तादाद में ज्यादा है, तो ये सिमेट्रिकल डाटा है कि एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये सिमेट्रिकल डाटा की एग्जांपल है हमारे पास कि तादाद ज्यादा है हमारे पास मिडल की वैल्यूज की। क्या आपसे कम एज वाले स्टूडेंट नहीं होते? क्या आपसे ज्यादा एज वाले स्टूडेंट नहीं होते? और हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो कि यार जिसकी एज अभी 16 ईयर्स हो, कोई ऐसा भी हो जो 20 ईयर्स पे हो, लेकिन वो बहुत कम होंगे। अदरवाइज आप सब अगर अपने आप को देखें तो आपकी एज 17 या 18 ईयर्स ही है। बाकी होंगे 18 से ज्यादा के भी होंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, वो बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। तो ये सिमेट्रिकल एग्जाम डाटा के अंदर मिडल की वैल्यूज तादाद में ज्यादा होती हैं, जबकि स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यूज तादाद में कम होती हैं। तो यही स्टेटमेंट पॉजिटिवली सिक्योर डाटा के लिए आप क्या बनाओगे? आप लोग मुझे बताओ। पॉजिटिवली सिक्योर डाटा के लिए क्या कहेंगे आप? मिडल वैल्यूज आर सर इसमें वैल्यूज मोर हो रही हैं सर। कौन सी? तो स्टार्ट की वैल्यू ज्यादा होंगी। तो स्टार्ट की वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं? स्मॉलर वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिवली सिक्योर डाटा में स्मॉलर वैल्यूज आर greater in number or more in number. Yes. Okay, and
greater sir. values are smaller in number, right? Yes sir. तो आप अगर किसी एक चीज को याद रख लो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। पॉजिटिवली सिक्योर के लिए आपने कहना है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी इस एरिया की ज्यादा है, तो आपने इसके लिए कहना है कि स्मॉलर वैल्यूज आर मोर इन नंबर। तो नेगेटिव के लिए आप क्या कहेंगे, ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, Yes sir. Greater. तो ग्रेटर वैल्यूज आर Greater मोर values are इन more in नंबर। number. तो क्या Yes आपको sir. ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी हैं? पढ़ें। Yes sir. Yes. तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ये ऐसे समझिए जैसे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलें, ये दो Yes sir. मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड है मीन मीडियन मॉड से आइडेंटिफाई करना कि भाई डाटा सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है। तो अगर डाटा है सिमेट्रिकल, यकसानियत, बेटा सिमेट्रिकल का मतलब इक्वलिटी नहीं होता। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मतलब एक दूसरे के साथ साथ एक जैसा होना। ओके, तो यहाँ पर अगर डाटा है सिमेट्रिकल की फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल की फॉर्म में मीन, मीडियन और मॉड हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये सारे के सारे हमेशा मिडल पोजीशन पर होते हैं। यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी यहीं पे ज़्यादा है, राइट? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर ही है ना? Yes sir. तो बेटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है मॉड की वैल्यू उधर ही पाई जाती है। Yes sir. ऐसा ही है ना, मॉड था भी तो जी। यही मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो सिमेट्रिकल डाटा के अंदर बेटा मीडियन भी इधर ही होता है और मॉड Yes भी sir. इधर ही होता है। तो सिमेट्रिकल अगर आपको मीन, मीडियन, मॉड देते हैं तो भाई सिमेट्रिकल डाटा के अंदर तीनों की वैल्यूज सेम होती हैं, और अगर Same तीनों होती है। इक्वल हों तो डाटा सिमेट्रिकल है। क्लियर? Okay. Okay sir. अच्छा, आपने ना सीक्वेंस यही याद रखना है, मीन, मीडियन, मॉड। अदरवाइज अगर सीक्वेंस ब्रेक करते रहे तो वो साइन चेंज हो जाते हैं, फिर आपके लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना है और वो सीक्वेंस है मीन, मीडियन एंड मॉड। अगर इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आ जाए तो सिमेट्रिकल, अगर इनके दरमियान ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर इनके दरमियान लेस देन का साइन आ जाए तो फिर नेगेटिवली सिक्योर्ड। डन। पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा के अंदर मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मीडियन की वैल्यू मिडल में ही रहती है, और मॉड की वैल्यू सबसे स्मॉलर होती है। क्लियर? पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा में Yes. मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर मीडियन, और सबसे स्मॉलर वैल्यू मॉड की होती है। जबकि नेगेटिवली सिक्योर्ड डाटा के अंदर मीन की वैल्यू सबसे कम, फिर मॉड, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। डन। तो उसके हम रिलेशनशिप को लिखते हैं कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। तो इसको याद रखना ना बहुत इजी होता है हमारे लिए। हमने देखें अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें तो हमने कहा टेल बोथ हैंड से इक्वल हों तो सिमेट्री, राइट हैंड साइड की बात करें तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो नेगेटिवली स्क्यूड। इसी तरह से मीन, मीडियन, मॉड इक्वल हों तो सिमेट्री, ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और लेस देन का साइन आ जाए तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। ओके Okay ओके। sir. तो हमारे पास ये थर्ड मेथड हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो सिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करने का जो फोर्थ मेथड है वो है यूजिंग क्वार्टाइल्स। कि अगर हमारे पास किसी भी डाटा ना हो लेकिन डाटा के क्वार्टाइल्स की वैल्यूज गिवन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा सिमेट्रिकल है या लैक ऑफ सिमेट्री का शिकार है। तो उसके लिए कहा गया, अब देखें, अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो बेटा क्वार्टाइल Q1 इधर ही होगा, स्टार्ट में आ जाएगा ना
25% ऑफ द डाटा। मिडल पोजीशन पे Q2 आ जाएगा मीडियन के इक्वल, और राइट हैंड साइड पे Q3 आ जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई इशू है? नो सर। अच्छा, Oh, अब sir. अब कहा गया कि आपने ना डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन मतलब फर्क, डिफरेंस किसका? आपने मिडल की वैल्यू के साथ Q1 का और Q3 का डिफरेंस देखना है, और वो पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। पॉजिटिव से मुराद ग्रेटर वैल्यू को पहले रखना। तो आप पहले ये वाला डिस्टेंस देखें कि ये वाला डिस्टेंस कौन कितना है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों वैल्यूज के डिफरेंस को हम इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे। देखें जरा, Q3 माइनस Q2, तो इन Q2। दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। Yes. यस सर। Yes. फिर आपने इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस देखना है, और इस डिफरेंस के लिए बेटा Q1 माइनस Q2 नहीं कर देना, क्योंकि Q1 स्मॉलर वैल्यू है, Q2 ग्रेटर वैल्यू है, तो रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसके डिफरेंस को कैसे फाइंड करना है हम लोगों ने? Q2 माइनस Q1, ये इस तरह से। डन? यस यस सर। सर। अच्छा जी, बेटा, sir. चाहे डाटा सिमेट्रिकल है या लैक ऑफ सिमेट्री है, क्वार्टाइल्स गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसकी नेचर क्या है, तो आपने सबसे पहले उन क्वार्टाइल्स के दरमियान ना डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है कि उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। Q3 माइनस Q2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले आपने, फिर आपने Q2 माइनस Q1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर आपने ये देखना है कि उनके दरमियान साइन कौन सा यूज होगा। अगर साइन इक्वलिटी का यूज हो गया कि दोनों Q1 एंड Q3 मिडल वैल्यू से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो डाटा सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ साइन यूज हो जाता है ग्रेटर देन का, जैसा कि यहाँ पे देखें ये, तो पॉजिटिवली सिक्योर, और अगर लेस देन का यूज हो जाता है तो नेगेटिवली सिक्योर। हाँ जी बेटा, ये चीजें भूलेंगी तो नहीं ना आपको? हाँ, नो Oh, सर। sir. सर ये Sir. कितने वेज बताए आपने? ये टोटल 4, एक तो ग्राफ के जरिए, दूसरा वैल्यूज के जरिए कि कौन सी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, तीसरा मीन मीडियन मॉड से, और चौथा क्वार्टाइल्स की वैल्यूज से। ओके सर, ठीक। ओके, ओके तो सर, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल सिमेट्री एंड लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब सिक्योनेस का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। यस सर। यस सर। और इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 बेटा आपकी होम असाइनमेंट है। आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि सिक्योनेस के बारे में बताएं। इस डाटा को देखकर आपने बताना है कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा पॉजिटिवली सिक्योर्ड है, और कौन सा नेगेटिवली सिक्योर्ड है। बता देंगे ना आप लोग? यस सर। गुड। यस सर। घर पे ही करेंगे ना इसको? यस सर, अपने ही घर पर। इसके बाद बेटा ये बस लास्ट छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो बेटा ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम आने वाले बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ते रहेंगे, इवन के मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोरिलेशन में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि आप अपने एक्चुअल डाटा जो आपके पास होता है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है उसको एक न्यू शेप देते हैं। अपने पुराने डाटा को ना कोई न्यू शेप देते हैं। सपोज कि आपने देखा कि ये वैल्यूज हैं 1, 6, 9, 15, 23, ओके, और ये एक्चुअल डाटा था, ये आपने कलेक्ट किया, ये एक्चुअल डाटा था, आपको मिल गया।
आपने इसके मीन की वैल्यू फाइंड की और वो मीन की वैल्यू आ रही है 10.8। ज़रा फाइंड करें क्या वाकई ठीक फाइंड किया ये मैंने 10.8। 54 इसका सम बनता है 54 डिवाइडेड बाय 5। यस सर ठीक है। जी तो बेटा Yes, sir, okay. ये ना एक्चुअल डाटा था आपके पास। अब आपने क्या किया, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई कि भाई जो भी एक्चुअल डाटा आया है इस डाटा में 3 मार्क्स ऐड करते जाओ। हाँ जी, बस आप देखें 3 मार्क्स ऐड करते जाओ, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स में 3 मार्क्स ऐड करते जाएं, तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन गई क्या? ऐसा यस नहीं है, यस सर। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू डाटा आपके सामने आया। हालांकि ये कोई नया डाटा ऐसे था नहीं, बेसिकली पुराने डाटा के अंदर आप थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन कर रही हैं, आप चेंज कर रही हैं, तो ये आप एक न्यू शेप लेके आ। लेकिन वो चेंज ऐसी नहीं है कि भाई मिस्टर ए के मार्क्स में 3 मार्क्स चले जाएं, मिस्टर बी के मार्क्स में 5 मार्क्स की एडिशन कर दें, मिस्टर सी के मार्क्स 2 मार्क्स से डिडक्ट कर, ऐसा नहीं है। रूल एक ही रखना है कि आपने तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स में एक ही कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स में 3 मार्क्स की एडिशन कर दी। तो देखें जिसके 1 मार्क्स थे उसके कितने मार्क्स हो गए? 4। जिसके यस सर 6 मार्क्स थे उसके 9, जिसके 9 थे उसके 12। तो ये एक न्यू डाटा बन गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इस न्यू डाटा का मीन क्या होगा? तो न्यू डाटा का मीन फाइंड करने के लिए क्या फिर मैं इन तमाम वैल्यूज को ऐड करूं और डिवाइडेड बाय 5 करूं तो मेरे पास न्यू डाटा का मीन आ जाएगा। ऐसे ही है ना कि पहले मैं नया डाटा बनाऊं, फिर उस नए डाटा में जाकर उसको ऐड करूं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मीन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यस हो सकता है कि मुझे एक्चुअल वैल्यूज ही ना दी जाएं, मुझे सिर्फ ये कहा जाए द मीन ऑफ एक्चुअल डाटा इज 10.8, 3 is added, a constant number 3 is added in all values, find the mean of the new data। तो आप देखें बेटा न्यू डाटा को मैंने नाम दिया y का, लेकिन ये y बना किस तरह से? x प्लस 3, इस तरह से बनेगा। यस सर। तो बेटा आपसे यही कहा जाता है कि फाइंड द मीन ऑफ y, मतलब y बार if y is equal to x plus 3 and the mean of x is 10.8, तो आपने इसमें कुछ परेशान नहीं होना, आपने इस x को रिप्लेस कर देना है इसके मीन के साथ। तो x का मीन क्या था? 10.8 तो ये देखें 10.8 प्लस 3, तो कितने मीन की वैल्यू आ गई है? 13.8 ठीक है। और यही जरा इन वैल्यूज का मीन फाइंड करना, इन यही है वैल्यूज का सर मीन फाइंड करना क्या आता है? 13.8। थर्ड बेटा यही है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब बेसिकली जो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है ना, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर होता है, और जो चेंज ऑफ स्केल होता है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। ओके, लेकिन सही कांस्टेंट वैल्यू कैसे ली हमने? कांस्टेंट ये वैल्यू वो बेटा बताएंगे आपको या कुछ खुद भी ले लें? क्वेश्चन में बताई जाती है, क्योंकि अगर हम कुछ भी लें तो फिर तो आंसर चेंज होता रहेगा ना, कि अगर 3 लें तो ठीक है 13.8, अगर मैं 5 ले लूँ फिर तो आंसर इसका 15.8 बन जाएगा। तो वो कांस्टेंट वैल्यू खुद बताई जाती है, जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो आपको बताई जाती है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल को डिफाइन करें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। डन? यस सर डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल सर। अब देखें ये x जो होता है ना ये एक्चुअल वैल्यू होती है, x प्लस 5 कर दूं तो चेंज ऑफ ओरिजिन, x माइनस 2 कर दूं तब भी चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर मैं 3x कर दूं तो चेंज ऑफ स्केल, अगर मैं यस x सर बाय 2 कर दूं, अब डिवीजन कर रहा हूं, तो भी चेंज ऑफ स्केल। लेकिन अगर मैं
3x माइनस 2/4 कर दूं तो ये एक मिक्सचर फॉर्म है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों हो रहे हैं। तो बेटा चाहे सिर्फ चेंज ऑफ रीजन हो चाहे सिर्फ चेंज ऑफ स्केल हो या दोनों हो मिक्सचर हो, आपने सिंपली x को रिप्लेस कर देना है उसकी वैल्यू के साथ। अब आपके पास x के मीन की वैल्यू क्या थी? 10.8। तो 10.8 आके रिप्लेस किया क्या? बाकी तो सारे का सारा वैसे ही है। यस सर। तो आपके पास y के मीन की वैल्यू आ गई। ओके, तो इधर भी अगर 10.8 प्लस 5 करते हैं 15.8, इसका मीन बन जाएगा 8.8, इसका मीन बन जाएगा, और 3 और x को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 32.4, इसके मीन की वैल्यू बन जाएगी 5.4, इसका मीन बन जाएगा। तो सिंपली आपने बेटा x को रिप्लेस कर देना है। और ये जो प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल, ये सिर्फ मीन के लिए नहीं है, ये मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीनों के लिए है। और मीन भी तीनों मीन है, चाहे वो EM हो चाहे वो GM हो चाहे वो HM, तीनों के लिए है कि x को उनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। गॉट इट? क्लियर? यस सर। तो इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो कुछ इस तरह से आता है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 29 देखें। ओके सर। फाइंड करके दें क्या वैल्यू आएगी। 3 आ जाएगी। 3। तो GM ऑफ y क्या बन जाएगा? 3। अब आपने क्या किया, आपने इस x को रिप्लेस कर दिया इस 6 के साथ, बस इतना सा काम होता है। ओके ओके सर। तो GM ऑफ y 3 आ गया। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं था ना ये चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल? नो सर। नो सर। चलो जरा ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 29 किया था उसमें उसने GM खुद से फाइंड करके हमें बता दिया था, और यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि भाई आप खुद फाइंड कर लेना वैल्यूज का मीन। तो उसने हमें डायरेक्ट वैल्यूज बता दी हैं। तो आपने सबसे पहले इन वैल्यूज के मीन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इन वैल्यूज का जो मीन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 21। यस सर 21। ओके, अब आपने यही 21 यहाँ पे आके पुट कर देना है 2 × 21 प्लस 500, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 542। 542। यस सर। 542। तो ये चेंज ऑफ रीजन चेंज ऑफ स्केल के क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। तो बेटा इजीली आंसर कर लेंगे ना चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल? इंशाल्लाह Yes sir. मतलब मैं ये कह दूं कि अगर चेंज ऑफ रीजन कोई वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते ऐड करते हैं तो मीन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। देखें 10.8 थी, 3 ऐड किया तो मीन की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 3 हो गई, 3 से ज़्यादा आ गई। ऐसे ही है। Yes sir. अगर हम डिक्रीज करें, क्या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखी हुई थी, आप अब ये सपोज करें जैसे मीन की वैल्यू है हमारे पास 10, अगर मैं इसे x + 2 करूँ तो आप मुझे मीन कितना बताएंगे? 12। तो मैं कह सकता हूँ मीन इज इंक्रीज्ड बाय 2। अगर मैं यहाँ पे x - 3 कर दूँ तो आप मुझे मीन 7 बताएंगे, तो हम कहेंगे मीन इज डिक्रीज्ड बाय 3। If a constant number 3 is subtracted from the actual value, then their mean is decreased by 3. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2x कर दूँ तो आप मुझे मीन बताएंगे 20। तो अब भी इंक्रीज हुआ मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन
2 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अगर यहाँ पे 3 होता, मैं इसे 30 करता तो मैं कहता 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इसे x बाय 2 करते हैं, मीन आ जाएगा 5, तो हम कहेंगे डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। गॉट इट? यस सर। तो बेटा इस किस्म के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड आई होप कि आप इजीली उसे आंसर कर देंगे। क्लियर?